अगर आपके जीवन में लगातार अशांति का वातावरण है, आपका पीस ऑफ माइंड मानो खत्म सा हो रखा है। हर इंसान के पीस ऑफ माइंड के खत्म होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। कईयों का पीस ऑफ माइंड खत्म हो सकता है धन की आमद एकदम से रुक जाए, कर्जे बहुत बढ़ जाएं। कई लोगों का नौकरी एकदम से चले जाना उनके पीस ऑफ माइंड के खराब होने का कारण बन सकता है। कई लोगों के काम कारोबार का बंद होना। कई लोग हैं जिनके रिश्तों में खराबी उनके पीस ऑफ माइंड के खराब होने का कारण बनती है। अभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सभी बिंदु एक ही जगह पे जाके मिलने वाले हैं। रिश्तों का खराब होना मानो कि रिश्तेदारों से कोई गलतफहमी हो जाना, जीवन साथी से कोई अनबन हो जाना। रिश्ते की बात चली है तो किसी की शादी योग्य इंसान का रिश्ते की बात चल रही है, सब कुछ सही चल रहा था, एंड मोमेंट पे आके लड़की वाले या लड़के वाले एकदम से चुप हो गए। या कई बार पीस ऑफ माइंड के खराब होने का कारण बन सकता है घर में होने वाली अजीब सी घटनाएं। घर के मेंबर्स बारी बारी से बीमार पड़ना या चोट लगना उनको शुरू हो जाए। घर के अंदर अपरेटस जो है वो खराब होने शुरू हो जाए। घर की रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऐसी चलनी शुरू हो कि एक बार चले तो वो बंद ही ना हो। इवन घर के अंदर इंसान को एकदम से कह लीजिए कि बाहर इंसान सही रहे, घर में आते ही उसको बेचैनी होनी शुरू हो जाए। ये सारी की सारी चीजें तब होती हैं जब आपके जीवन की स्क्रिप्ट राहु लिखते हैं। राहु जब भी खराब होते हैं, या कह लीजिए कि राहु गलत दिशा में जाके आपके जीवन को जब कंट्रोल करना शुरू हो जाते हैं ना, तो एकदम से अचानक से होने वाली घटनाओं की वजह से इंसान की पीस ऑफ माइंड खराब हो जाती है। और ये केवल राहु के आने की दस्तक भर होती है। इसके बाद राहु जीवन में इंसान को निचले से निचले पायदान पे ले जाते रहते हैं जब तक कि इंसान गर्त में ना चला जाए। तो राहु आपके जीवन को बुरी तरह से प्रभावित ना करें। राहु से अच्छे से अच्छा हम कैसे ले सकते हैं, किस तरह से राहु की सहायता से हम जीवन में स्मार्ट वर्क करके तरक्की कर सकते हैं और राहु की नेगेटिविटी को किन उपायों से रोक सकते हैं, हमारा आज का विषय यही रहने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। राहु की बात है ना, तो राहु एक छाया ग्रह है। चंद्रमा की नॉर्थ नोड जो होती है चंद्रमा के एलिप्टिकल ऑर्बिट की, उसको राहु बोला जाता है और साउथ नोड को केतु बोला जाता है। राहु जो है ये इंसान के जीवन में अचानक से होने वाले सारे घटनाक्रमों का कारक है। अब अगर माइथोलॉजिकल स्टोरी में जाएं तो ये हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी बताता हूं आपको कि राहु जो है स्वर भानु राक्षस, जिसने देवताओं के साथ बैठ के अमृत पी लिया था और भगवान विष्णु ने उसका जब गला काट दिया था सुदर्शन चक्र से, जो उसका सर था वो राहु कहलाया, धड़ केतु कहलाया। इस स्टोरी के मायने क्या हैं? इस स्टोरी के मायनों में ही राहु का राज छिपा हुआ है। कैसे कि राहु जो है उसके पास आंखें हैं, राहु दूर की चीजों को देख सकता है, राहु के पास कान है, राहु आने वाले समय की आहट को सुन सकता है, राहु के पास जुबान है, राहु कम्युनिकेट कर सकता है, राहु खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, राहु के पास नाक है, सेंसेस की बात कर रहा हूं, यानी खतरे को सूंघना, ये राहु के पास है। राहु के पास दिमाग है, राहु योजनाएं बना सकता है। अब राहु के पास हाथ नहीं है, तो राहु क्या करता है, इतना कुछ करके भी बड़ा मजबूर होता है कि वो केवल इंसान को आइडिया दे सकता है, लेकिन इंसान का उस आइडिया को इंप्लीमेंट करना बाकी ताकतों के हाथ में होता है। और यही राहु जब एक लेवल तक खराबी कर लेता है ना, तो ये राहु क्या करता है, इंसान केवल सोचता भर रह जाता है, देखता भर रह जाता है, लेकिन वो उन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाता है। तो फ्रस्ट्रेशन भी राहु देता है। राहु अलग अलग ग्रहों के साथ आके अलग अलग फल देता है। जैसे कि राहु चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो ऐसा इंसान जो है इसको एंगर इश्यूज होंगे। ऐसा इंसान जो है जल्दबाजी में इंपल्सिव बिहेवियर जिसको बोलते हैं, फटाफट फैसला ले लेना, ऐसा बिहेवियर उस इंसान का बन जाएगा। राहु जब मंगल के साथ होंगे तो इसको तो अंगारक दोष बोला जाता है, यानी एकदम से गुस्सा कर जाना, एकदम से रिएक्ट कर जाना या जल्दबाजी में सारे कामों को बिगाड़ लेना, मंगल राहु का योग होता है। राहु बुध एक साथ हो जाएं तो ऐसे इंसान को या तो दवा लगी रहती है जीवन भर, या वो इंसान अलग अलग तरह से जीवन में कलेशों में ही फंसा रहता है, या उसकी बुद्धि सही समय पे उसका साथ देना बंद कर देती है। बुध राहु वाले स्टूडेंट्स एग्जाम में जाके क्या बोलते हैं, हमें आता तो था लेकिन हम ढंग से उस आंसर को लिख नहीं पाए, एंड मूवमेंट पे आके फंबल कर गए। ये बुध और राहु का कारस्तानी होती है। बुध और राहु को अगर सही ढंग से यूज कर लिया जाए ना, तो ऐसे इंसान हाईली क्रिएटिव भी बन जाते हैं, लेकिन कैसे यूज करना है वो मैं आपको इसी चर्चा के अंत में बताऊंगा। गुरु और राहु एक साथ हो तो इसको बोला जाता है चंडाल दोष। यानी देखिए, नाम अपने आप में थोड़ा भयंकर है, लेकिन गुरु और राहु एक साथ हो तो कहते हैं गुरु जो है ये ऑक्सीजन है, राहु कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को आप एक ही जगह पे रखोगे तो नुकसान तो ऑक्सीजन का ही होगा ना।
तो राहु जो है ये गुरु के विजडम को भी ग्रहण लगा देते हैं। ऐसा इंसान सीखता चला जाता है लेकिन अपने सीखे हुए को धन में कन्वर्ट कैसे करना है उसको नहीं पता चलता। तो ऐसे लोग जो हैं क्वालिफाइड अनपढ़ बन जाते हैं, सर्टिफिकेट हाथ में लेके घूमते हैं, लेकिन उन सर्टिफिकेट से जीवन में सफलता कैसे पानी है उनको नहीं पता चलता। शुक्र और राहु एक साथ हों तो ऐसा इंसान रिश्तों में बहुत जल्दी फैसले ले लेता है, जजमेंटल बन जाता है, सामने वाले को बहुत ज़्यादा जज कर लेना, उसकी वजह से रिश्तों में खराबियां आनी शुरू हो जाती हैं। फटाफट फैसला चिपका दिया। शुक्र राहु वालों के ना बहुत ज़्यादा ये देखा गया है कि ऐसे लोगों का ना जो जजमेंट करने की ताकत होती है ना ये कितनी क्विक होती है कि ये सामने वाले ने उनको घर जाने पे खाने पे कह दिया उसी से उसको जज कर लेंगे कि हमें तो पार्ले जी के बिस्किट दे के टरका दिया, फलाने गए थे उनके घर में उनको तो तले हुए काजू दिए थे। यानी कि जैसे कि आपको मिलने वाली इज्जत जो है आपको मिलने वाले भोजन पे टिकी हुई है। शुक्र और राहु ये बहुत ज़्यादा होता है जब ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो। अब शनि और राहु एक साथ हो तो शनि और राहु का एक साथ होना, शनि जो है एक सिस्टमेटिक काम करने वाले प्लैनेट है और राहु जो है वो अचानक धम से कुछ ना कुछ कर गुजरने वाले प्लैनेट है। दोनों की ऊर्जाएं आपस में नहीं मिलती हैं तो शनि राहु भी जब एक साथ होते हैं ना तो शनि करियर है किसी इंसान का और राहु जो है अचानक से होने वाली कोई भी धमा चौकड़ी जो है वो राहु कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे लोगों के करियर में अचानक से चेंजेस आते रहते हैं या अचानक से कोई ना कोई ब्लॉकेजेस आती रहती हैं। सूर्य और राहु एक साथ हो तो इंसान का नेम, फेम, प्रोमिनेंस कह लीजिए, नाम पे बट्टा लग जाता है या उसकी ब्रांडिंग कहीं ना कहीं सफर कर जाती है। इवन ऐसे इंसान अगर फैमिली के कोर वैल्यूज ना हो, ऐसे इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी खराबियां होती हैं जो वैल्यू सिस्टम की खराबियां होती हैं, यानी कि संस्कार सिस्टम ऐसे इंसान के कहीं ना कहीं थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। मॉरल वैल्यूज़ जो हैं कहीं ना कहीं थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं। खैर, हर ग्रह के साथ राहु जब बैठता है तो उस ग्रह को अपने फ्लेवर में ढाल लेता है। लेकिन यहाँ पे एक और ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी बड़े प्लैनेट्स जो आपका जन्मगत राहु है ना, कुंडली में जहाँ पे भी राहु है वहाँ से जब शनि निकलेगा क्या होगा, वहाँ से जब गुरु निकलेगा क्या होगा, वहाँ से जब मंगल निकलेंगे क्या होगा। यानी वो प्लैनेट जो आउटर प्लैनेट जिनको बोलते हैं, जो जीवन में जिनका गोचर बहुत ज़्यादा बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में मायने रखता है, तो ध्यान से सुनिएगा कि राहु के ऊपर से जब आपके शनि निकलेंगे ना, वो 2.5 साल ऐसे होंगे जिसमें आप अपने काम में बड़े एक्सपेरिमेंटेटिव हो जाओगे, पुरानी चल रही व्यवस्थाओं को बदलने की कोशिश करोगे। तब राहु आपको सोचने का मौका नहीं देंगे और एकदम से आपके काम को चेंज कर देंगे। जब भी आपके जन्मगत राहु से गुरु का गोचर होगा तब क्या होगा कि तब आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो इंसान आपके जीवन में परिवर्तन लेके आएगा। लेकिन यह परिवर्तन काम में नहीं होगा क्योंकि गुरु की अथॉरिटी काम में नहीं है। परिवर्तन वो इंसान किस तरह का लेके आएगा, आपके नॉलेज के लेवल को चेंज करेगा। आप जिस चीज को फाइनल मान के चल रहे थे, इतना मुझे आता है, इतना ही ठीक है, वो इंसान आपको बोलेगा नहीं, अब आपके जीवन में कुछ ना कुछ और बेहतर करने की जरूरत है। या किसी इंसान को देख के आप मोटिवेट हो जाओगे और अपने जीवन में विजडम को बढ़ाओगे। ये होता है जब राहु के ऊपर से गुरु निकलते हैं। ठीक उसी समय पे जब भी आपके राहु के ऊपर से मंगल निकलेंगे, आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत रहेगी। उन दिनों में किसी ना किसी तरह के चोट लगने के आसार या किसी से किसी ना किसी तरह की झड़प होने के आसार जो हैं वो बाकी समय के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ जाएंगे। उस समय पे ये एडवाइज होता है कि अगर यात्रा ही करनी है तो थोड़ा केयरफुली करिए, बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से निकलिए, या फिर कोई भी एडवेंचरस काम जो है उसको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रख के करिए, ध्यानपूर्वक करिए, एक्सपर्ट के साथ मिलके करिए। अब राहु किन घरों में अचानक से चीज़ों को खराब कर देते हैं? पहली बात तो यह है कि अच्छा भी करते हैं ये राहु क्रिएटिविटी के कारक है, राहु इंडिजीनियस सोच के कारक है, राहु आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के कारक है। तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में और 11वें घर में, इन घरों में राहु होना तो ऐसा इंसान जो है किसी भी समस्या से निकल सकता है। ऐसा इंसान जो ही समस्या में फंसेगा, कुदरत उसके लिए 10 नए रास्ते खोल देगी उस समस्या से निकलने के। तो ऐसे इंसान को ईश्वर भी साथ देते हैं और ऐसा इंसान खुद भी बड़ा क्रिएटिव ब्रेन होता है किसी भी समस्या से निकलने के लिए। तीसरे घर में राहु होता है ना, तो ऐसा इंसान अपनी वाणी की बदौलत, अपनी कम्युनिकेशन पावर्स की बदौलत, या कह लीजिए कि ऐसा इंसान जो है अपना उसका जो इमेज होती है ना उसकी बदौलत किसी भी समस्या से निकल जाता है। छठे घर का राहु जब होता है ना, छठे घर के राहु को तो वैसे ही बोला गया है हर जाल को काट देने वाला चूहा। ऐसा इंसान हसलर होता है, जुगाड़ू होता है। ऐसा इंसान जो है उसके जीवन में कभी भी कोई ब्लॉकेज समस्या आ जाए ना तो उसको पता होता है कि इससे कैसे निकलना है। साम दाम दंड भेद
किसी भी तरह से वो समस्या से निकल जाता है। तो अगर आपके छठे घर में राहु है ना, तो किसी भी समस्या से मत घबराइए, केवल एकांत में जाके सोचिए, आपको 10 नए रास्ते मिल जाएंगे। 10वें घर का राहु हो तो वर्क प्लेस पे नॉर्मली क्या होता है कि उसके इतने नेटवर्किंग बनी होती है कि उसको अपने वर्क प्लेस के थ्रू, या कह लीजिए उसके अपने हुनर के थ्रू, उसको अपनी किसी भी समस्या से पार पाने में बड़ी सहायता मिलती है। 11वें घर का राहु हो तो ऐसे इंसान का फ्रेंड सर्कल उसको चीज़ों में से निकलने में बड़ी सहायता करता है। लेकिन ठीक उसी समय पे राहु अष्टम भाव से निकल रहा हो तो अचानक से धम से आने वाली समस्याएं ऐसी आ जाती हैं कई बार, जो उस इंसान को सोचने का पल भर में भी मौका नहीं देती हैं। तो अष्टम भाव से राहु निकल रहा हो ना, तो शिव उपासना बहुत जरूरी बन जाती है। हर मंडे शिव मंदिर में जाके कच्चे दूध में काले तिल डाल के चढ़ाना ऐसे इंसान को ऐसे राहु के अचानक से होने वाली चीजों से बहुत अच्छे तरीके से बचा लेता है। अष्टम भाव में राहु हो तो इस केस में एक और चीज बन जाती है कि ऐसा इंसान जो है फैसला कई बार ऐसा गलत ले लेता है जो उसके पैसों को फंसा देता है, या गलत लोगों पे भरोसा करके ऐसा इंसान जो है कोई जिंदगी में रॉन्ग मूव कर देता है। और कई बार मोरालिटी से जुड़े इश्यूज, या कह लीजिए कि उसके ऐसे फैसले जो उसको नहीं लेने चाहिए थे, कोई बेईमानी वाले फैसले या कैरेक्टर से गिरे हुए फैसले कई बार मजबूरी में इंसान ले लेता है, जिसकी वजह से उसको जीवन में परेशानी आती है। अष्टम भाव से राहु निकल रहे हो ना, तो आपको अपने घर से क्लटर तुरंत निकालना है। जितना कबाड़ अपने घर में इकट्ठा करके रखेंगे ना, और जब राहु आपके अष्टम भाव से निकलेगा, अब वही कबाड़ आपके लिए विस्फोटक का काम करेगा, आपके जीवन में अलग अलग तरह से परेशानियां उत्पन्न करेगा। तो वैसे तो कबाड़ कभी भी घर में ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, लेकिन जिनको लगता है कि उनकी कुंडली से अष्टम भाव से राहु निकल रहा है, या जिनको लगता है कि उनकी कुंडली से अगला राहु का गोचर अष्टम भाव से है, उनको अपने घर को बिल्कुल कह लीजिए साफ सुथरा रखना है। पुराने कोई भी चीज़ जो 1.5-2 साल से यूज़ नहीं हुई ना, निकाल बाहर फेंकिए, ज़रूरत पड़ेगी फिर ले आएंगे। जो छत पे आपने पुराने पेंट के डिब्बे, ईंटें, बिजली का सामान इकट्ठा करके रखा हुआ है ना, सब निकाल के बाहर फेंकिए। स्टोर में जो चीज़ें काफ़ी सालों से बैठी हुई हैं ना, निकाल दीजिए अब उनको। जिनकी 2 साल में ज़रूरत नहीं पड़ी, आगे भी नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो ले आएंगे। लेकिन वो राहु जब अष्टम भाव से निकलेंगे ना, वो उन्हीं चीज़ों के थ्रू आपका नुकसान करवाने जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। राहु 12वें घर से निकल रहा हो तो यूं तो कहा जाता है कि 12वें घर से राहु निकल रहा हो तो विदेश गमन होता है, विदेशों से धन मिलता है। लेकिन अचानक से विवाद भी पड़ते हैं, बिना बात के लोगों के झगड़े में रेफरी बनना मना है उस समय में, नहीं तो झगड़ा आपके ऊपर पड़ जाएगा। या फिर आप कह लीजिए कि उस समय पे सूर्यास्त के बाद किसी भी तरह के आर्गुमेंट में नहीं जाना है। ऐसे लोगों को क्या होता है कि बेडरूम में जीवन साथी के साथ आर्गुमेंट्स बहुत होते हैं, जिनके 12वें घर से राहु निकल रहा हो। तो सनसेट के बाद एकदम से बिल्कुल जितना संभव हो सके मौन में चले जाइए। बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करना उस समय पे मना होता है। और 12वें घर से राहु निकल रहे हो तो आपको अपने घर के अग्नि स्थान को सही रखना है, यानी आपका जो किचन है ना, उसको साफ सुथरा रखिए। और घर का जो साउथ ईस्ट एरिया है ना, वहाँ पे अगर नीला रंग है तो उसको अवॉइड करिए, और वहाँ पे 0 वॉट का लाल बल्ब चला दीजिए उस समय में। 12वें घर का राहु ना लॉस होने देगा, ना आर्गुमेंट में जाने देगा, और ना ही आपके जीवन में कोई भी ऐसी अन्यथा तकलीफ आने देगा। और अब लास्ट में राहु का एक और ऐसा गोचर है जो यहाँ पे मेंशन करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। वो गोचर है आपके राहु का धन के स्थान से निकलना, सेकंड हाउस से निकलना। जब भी राहु सेकंड हाउस से निकलता है ना, तो ऐसे इंसान के मन में एकदम से अचानक से पैसे को निवेश करने की इच्छा ऐसी बलवती होती है कि ऐसे लोग मेटल्स में, कमोडिटीज़ में, या किसी ऐसी जगह पे पैसा बहुत ज़्यादा लगाना शुरू कर देते हैं जहाँ से जल्दी पैसा बढ़ के वापस आ सके। तो इन लोगों को अनट्रेंड तरीके से, यानी बिना प्रॉपर ट्रेनिंग लिए, बिना प्रॉपर नॉलेज लिए ऐसी जगहों पे पैसा नहीं लगाना है जहाँ पे पैसे के फंसने के आसार बन जाएं, पैसे के डूबने के आसार बन जाएं। राहु को समझिए, राहु कुछ भी करता है ना, अचानक करता है। राहु कुछ भी करता है आपको इल्यूजन में फंसा के करता है। राहु भ्रम में रखता है। अगर आपको जीवन में आप किसी चीज का भ्रम हो रहा है ना, तो ये राहु है। कई लोग बीमार होने पे भ्रम करके, इल्यूजन में जाके अपनी छोटी सी बीमारी को बहुत बड़ा बना देते हैं। कई बार राहु खराब होता है तो डॉक्टर भ्रम में फंस जाता है, आपकी सही बीमारी को डायग्नोज नहीं कर पाता है। तो राहु की ओवरऑल चीजें जो है ना, वो भ्रम से शुरू होती हैं। पैसा भ्रम में आके कहीं किसी को दे दिया, फंसा दिया, इन्वेस्ट कर दिया। तो राहु को सही रखना है तो सबसे पहले रोज मेडिटेशन करिए 5-10 मिनट। दूसरा, शिवलिंग पे कच्चे दूध में काले तिल डाल के जरूर चढ़ाइए। और अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे नहर या नदी हो, तो आप महीने में एक बार किसी भी दिन जौ और दूध 1-1 किलो लीजिए, मिक्स करिए उनको, और उनको जल प्रवाह करके आइए। इतना भर करना आपके राहु को बहुत हद तक शांत करता है। और स्पेशली साल में एक बार
कोई भी शुभ दिन देख लीजिए, रुद्राभिषेक जरूर करवाइए जिनकी राहु की दशा चल रही हो या जिनके राहु किसी खराब घर से निकल रहे हो। रुद्राभिषेक करवाना राहु की शांति का एक बहुत बड़ा उपाय है। तो दोस्तों, आज राहु की चर्चा को मैं यहीं पे विराम देता हूं और आपको वायदा करता हूं कि बहुत जल्द राहु की एक और बहुत बढ़िया जानकारी लेके आपसे जरूर मिलूंगा। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।